नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हालात इस समय गंभीर बने हुए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से हालात की लगातार निगरानी की। उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की और राहत कार्यों में जुटी टीमों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय प्रशासन, हिम्मत और जिम्मेदारी की असली परीक्षा है और क्योंकि बचाव दल लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, ऐसे में ये काम सराहनीय भी है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुनिए। प्राकृतिक रूप से अतिवृष्टि के कारण से जिस प्रकार का पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बना हुआ है, इसके कारण से असामान्य वर्षा हो रही है। वर्षा काल में भी एक तरफ गुना में लगभग 12 इंच के आसपास, अकेले 27 घंटे में भोपाल में 7 इंच के आसपास जब बारिश हो रही है तो स्वाभाविक रूप से सारे हालात पे थोड़ा सा तनाव आता है। ऐसे में मैं मुख्यालय राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के स्टेट कमांड सेंटर में बैठ करके हमने चीफ सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने इसकी मॉनिटरिंग की है। मौके के अंदर लगे हुए रेस्क्यू वाले जवानों से बात की है, जिनको रेस्क्यू करके उठा के लेकर के आए ऐसे सज्जनों से भी बात की है। और कुल मिलाकर के जिस प्रकार से हमारा प्रशासन लगा हुआ है, ऐसे चुनौती के समय में उनकी हिम्मत की दाद भी देना पड़ेगी। स्वयं की जान की परवाह न करते हुए भीषण बाढ़ में भी हमारा रेस्क्यू दल घुस करके लोगों को बचा रहा है और एक एक करके हर जिले के अंदर बड़ी संख्या में, जैसे शिवपुरी में बच्चों की एक बस ही बह रही थी, ऐसे में बच्चों को भी बचाया और सारी चीज़ों पर कंट्रोल पाया। बस से निकालते निकालते 2 बच्चे बहकर निकल गए, आगे तक चले गए थे, लेकिन हमारे बचाव दल ने उनको भी बचाने का बड़ा काम किया है। गुना के अंदर भी इसी प्रकार से लगातार जैसा असामान्य माहौल बना हुआ है, कभी हमने सोचा नहीं कि इतनी बारिश होगी, लेकिन एक एक जिले से मैंने गुना के, शिवपुरी के, अशोकनगर के, नर्मदापुरम के सभी कलेक्टर से, एसपी से, हमारे होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से, बचाव दल में लगे जवानों से, वहाँ पे रेस्क्यू किए गए सज्जनों से, सभी से बात की। और एक अच्छी बात है कि ऐसे हालात में समाज के भी बड़े पैमाने पे लोगों ने अपनी उदारतापूर्वक अपने घर संस्थान को खोल करके प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सावन के पावन महीने में कुरुक्षेत्र के संगमेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की तरक्की और जनता की सेहत के लिए प्रार्थना की। सैनी ने इस मौके को अपना सौभाग्य बताया और कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़कर सेवा का संकल्प और मजबूत होता है। सुनिए क्या कुछ कहा। मेरा परम सौभाग्य है कि सावन मास की इस वेला में महासंगमेश्वर अरुणाए इस पवित्र भूमि पर महासंगमेश्वर जी के चरणों में आने का मुझे मौका मिला है। मैं पूरे प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और आगे बढ़े विकास की गति में यह हरियाणा प्रदेश, मैं सभी के लिए महासंगमेश्वर जी के चरणों में प्रार्थना की है। सभी स्वस्थ रहें और सभी उत्तम स्वास्थ्य के साथ गति से आगे बढ़ें, ऐसी मैं कामना महासंगमेश्वर जी के चरणों में की। लाडवा में आज कई प्रोग्राम में कई गांवों का दौरा कर रहे हैं सर आप? आज लाडवा में अभी 10 बजे से कार्यक्रम है और लगातार शाम तक कार्यक्रम लोगों के बीच में मिलने के रहेंगे, क्योंकि जब भी समय मिलता है तभी लाडवा के लोगों के बीच में जाने का अवसर मिलता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम पटेल ने खुद पौधारोपण कर लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है।
तो वहीं देहरादून से एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बताया। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 550 सरकारी स्कूलों को देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों द्वारा गोद लिए जाने की योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भविष्य की नींव रखने वाला कदम है। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों से अधिकतर वे हैं जो सालों से संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे, खासकर पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। सच में आज का दिन शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। हम ऐसी ऐतिहासिक पहल के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखने की भी आज शुरुआत होगी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रदेश के 550 सरकारी विद्यालयों को, जैसा रमन जी ने बताया कि आज देश के प्रतिष्ठित उद्योग समूह और धन सिंह जी ने भी बताया कि प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं वह सब भी आगे आकर उनके द्वारा उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, उनको गोद लिया जा रहा है कि इनमें से अधिकांश विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जो आज सच में जिनको इसकी आवश्यकता है, दूरस्थ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षों से संसाधनों की कमी झेलते आए हैं। इस अभिनव पहल के तहत इन स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल सामग्री, स्वच्छ कंप्यूटर, स्वच्छ शौचालय, कंप्यूटर लैब जैसी अनेक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस सराहनीय पहल के लिए मैं आप सबका, सभी उद्योग समूह के आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और ये हमारे लिए अत्यंत सुखद है कि आप सभी उद्योगपति बंधुओं ने अपने CSR के तहत उत्तराखंड के हमारे इन सरकारी विद्यालयों को चुना है। भाइयों बहनों, हम शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्तराखंड को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 2 टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर दिखनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों की बात सीधे अफसरों तक पहुंचनी चाहिए। सीएम ने साफ कहा है कि संवादहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और जहां है उसे तुरंत ठीक किया जाए। देखिए, इसके पीछे हेतु है कि जल्दी से जल्दी जो योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं धरातल पर उतरें और हमारे जनप्रतिनिधियों का जो सीधा फीडबैक है वो अधिकारियों के सामने भी आ जाए कि किस प्रकार से जो काम हम यहाँ से स्वीकृत कर रहे हैं, जो भी योजनाएं स्वीकृत कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से धरातल पर उतर पा रही हैं कि नहीं उतर पा रही, उसमें और क्या कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं गैप हो रहा है तो उसको ठीक करें। और जहाँ भी चूँकि मानसून का भी अभी सीजन चल रहा है, इसमें जिस प्रकार से टूट फूट होती है, हमको हर वर्ष कोई ना कोई सामना करना पड़ता है चुनौतियों का, मानसून के समय में आपदाओं का, उन सभी पर एक चर्चा और सब लोग आपस में मिलकर तेजी से काम को आगे बढ़ाएं। विपक्ष के विधायक हमेशा कहते हैं सर कि हमको बुलाया नहीं जाता, अब इस बार तो नहीं, उनको भी बुलाते हैं और सभी लोगों को बुलाते हैं। मैं सबसे अलग से बात करता हूँ। पक्ष विपक्ष सबको मिलकर हमने, चूँकि जो योजनाएं हमने ली हैं उन योजनाओं में कोई ऐसा नहीं करा। पूरे राज्य का समेकित विकास हमारी प्राथमिकता है और हर विधानसभा का हमने लिया है इसमें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम राज्य के युवाओं को नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पूरी तरह ब्याज और गारंटी मुक्त इस योजना के साथ सरकार 10% मार्जिन मनी भी दे रही है। ODOP स्कीम के जरिए प्रदेश का एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ पार कर गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस मौके पर सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो ब्याज मुक्त है, यानी ब्याज गवर्नमेंट देगी। जो गारंटी मुक्त है, यानी आपको गारंटी नहीं देनी है, आपके अभिभावक को नहीं देनी है, गारंटी भी राज्य सरकार देगी। और इन सब के साथ साथ जितनी आप पूंजी लेंगे उसका 10% मार्जिन मनी का भी लाभ
राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है और इसी का परिणाम है कि 2,751 करोड़ रुपए अब तक हमने प्रदेश के उन 68,000 से अधिक युवाओं को उपलब्ध करवाया है जो नए उद्यमी के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास के इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की उस अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदर्शन है जिसके लिए उत्तर प्रदेश को जाना जाना चाहिए था। वन प्रोडक्ट के स्कीम देश के अंदर एक ब्रांड बनी है, पूरे देश के अंदर एक ब्रांड है इसकी। आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला कोई स्कीम बनी है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बनी है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को अकेली इस स्कीम ने 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, सरेराह गुंडागर्दी होती थी, जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी। कोई उद्यमी आता नहीं था, जो था भी वह प्लान करने के लिए मजबूर होता था। ये उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की तस्वीर है। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। क्या कर्फ्यू के माहौल में कोई उद्यम चलाएगा, व्यवसाय करेगा, काम के लिए बाहर निकलेगा? ये उस समय की स्थिति थी। और जब हमने ओडीओपी लॉन्च की, सबसे पहले इसकी तारीफ की थी, इसकी सराहना की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि यही हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा था। आत्मनिर्भर युवा की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है सीएम युवा उद्यमी स्कीम ने। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम हमारे युवाओं को केवल अब जॉब लेने तक नहीं बल्कि जॉब देने की सामर्थ्य प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनाती है। और इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम बनाई थी। तो मैंने यही बोला था भाई, हम जो गांव और हमारे पुराने कस्बों के आधार बने थे, वहां उस गांव में जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। क्या था ग्राम स्वराज का? वहां हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होता था, एक दूसरे पर सबके जीवन टिके हुए थे। गांव में नाव भी था, गांव में धोबी भी था, गांव में कुम्हार भी था, गांव में कारपेंटर बढ़ई भी था, गांव में राजमिस्त्री भी था, गांव में हर व्यक्ति हर उस फील्ड का एक्सपर्ट होता था, जो से उस क्षेत्र की जानकारी होती थी। पैसा नहीं था, लेकिन राशन देकर के लोग एक दूसरे का संबल बनते थे, सहयोग करते थे, गांव आत्मनिर्भर होता था। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार।
काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का और बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनावी रणभेरी भले अभी आधिकारिक रूप से ना बजी हो, लेकिन सरकार ने अपने पहले मोहरे बोर्ड पर रख दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो फैसला किया है जो सीधे लाखों ग्रामीण महिलाओं के दिल और घर तक पहुंचेगा। आशा और ममता कार्यकर्ताओं को पहले से 3 गुना ज्यादा प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ये स्वास्थ्य सुधार है या चुनावी संतुलन साधने की चाल। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में करीब 80 से 90 हजार आशा और ममता कार्यकर्ता राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सबसे पहली कड़ी हैं। गांव में गर्भवती महिलाओं की देखरेख, सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशुओं का टीकाकरण और प्राथमिक उपचार जैसी जिम्मेदारियों को ये महिलाएं बिना स्थायी वेतन सिर्फ थोड़े से प्रोत्साहन पर निभाती हैं। पिछले कुछ सालों से ये कार्यकर्ता एक ही बात कह रही थी कि हम काम पूरा समय का करते हैं, लेकिन मानदेय आधे पे जितना भी नहीं मिलता। अब सरकार ने ये मांग सुन ली है, सिर्फ सुनी नहीं, उस पर चुनाव से पहले अमल भी कर दिया है। नई घोषणा के मुताबिक आशा वर्करों को अब हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे, जो कि पहले 1000 रुपए थे। ममता वर्करों को हर सफल प्रसव पर अब 600 रुपए दिए जाएंगे, जो कि पहले 300 रुपए थे। इस राहत के पीछे सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, ये है एक लंबा आंदोलन जो सालों से बिहार की सड़कों पर खामोशी से चला। 2017 से लेकर 2022 तक आशा ममता यूनियनों ने बार बार सरकार को पत्र लिखे, धरने किए, विधानसभा घेराव किया और हर बार उन्हें टाला गया। बजट का बहाना बना, नीति निर्माण की आड़ में बात टाली गई, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव की आहट आई तो सरकार ने बकाया जिम्मेदारी अब निभा दी है। क्या ये वक्त और इरादे का संयोग है या चुनावी रणनीति का हिस्सा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2005 से हमने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में काम किया है। आशा और ममता कार्यकर्ता उसकी सबसे अहम कड़ी हैं। उनके योगदान को सम्मान देने और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमने उनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। नीतीश कुमार ने इस फैसले को सम्मान और सुधार बताया, लेकिन समय का चुनाव और टारगेट समूह के रूप में सिर्फ महिलाओं का चयन ये बताता है कि ये फैसला राजनीतिक रूप से भी काफी सोच समझ कर लिया गया है। अब बात करते हैं कि इस फैसले का आखिर चुनावी असर क्या होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में स्वास्थ्य से ज्यादा अहम है समर्थन। नीतीश कुमार ने इस घोषणा से एक साथ कई निशाने साधे हैं। कैसे, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला, महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश। बिहार में महिला मतदाता प्रतिशत पुरुषों से अधिक है और ये बदलाव सीधे महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। सालों से चल रही नाराजगी को इस फैसले से डिफ्यूज किया गया है। दूसरा, ग्रास रूट प्रचारक तैयार करना। आशा और ममता कार्यकर्ता हर पंचायत, हर गांव में सक्रिय हैं। चुनाव से पहले इन्हें खुश करने का मतलब है कि जमीनी स्तर पर सरकार का मैसेज फैलेगा। ये अब सिर्फ स्वास्थ्य सेविका नहीं, बल्कि संभावित माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी बनेंगी। तीसरा, विपक्ष को दिया जवाब। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल लंबे समय से इन मुद्दों को उठाते आए हैं। इस घोषणा से जदयू ने एक तरह से विपक्ष के हथियार छीन लिए हैं। अब ये मुद्दा सुलझा हुआ दिखाया जा सकता है। बिहार की चुनावी राजनीति में अब सिर्फ जाति और विकास नहीं, सम्मान और पहचान भी वोट की दिशा तय करते हैं। आशा और ममता की ये बढ़ी हुई राशि सरकारी कागज पर एक स्कीम हो सकती है, लेकिन जमीन पर ये साइलेंट कैंपेन टूल है जो महिलाओं के मन में सरकार हमारे साथ है का भाव भर सकता है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जो दाव चला है वो सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक कनेक्शन का है। बहरहाल ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ये फैसला किस तरीके से चुनावों को प्रभावित करता हुआ नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। देश भर में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई राज्यों में जलभराव, भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात इस समय बने हुए हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
देश भर में मौसम का प्रकोप जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन को पूरी तरह ठप कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और पश्चिमी तटीय इलाकों तक बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां डूब रही हैं, घरों में पानी घुस चुका है और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं कई मैदानी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है। कई स्थानों पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुके हैं, तो वहीं हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। कई हाईवे और संपर्क मार्ग बंद हो चुके हैं, जिससे आवागमन प्रभावित है। वहीं खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है। तेज बारिश का असर परिवहन पर भी साफ दिख रहा है। कई उड़ानें रद्द की गई हैं और ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बस सेवाएं प्रभावित और कई स्थानों पर जल भराव के कारण स्कूल, कॉलेज भी बंद रखने पड़े हैं। राज्य सरकारें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राहत कार्यों के लिए विशेष कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय भी लगातार राज्य सरकारों से संपर्क में है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। मौसम ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि खेत से लेकर शहर की सड़कें हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। गंगा, यमुना, घाघरा और कोसी जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, खेतों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तेज बारिश की वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 87 रिकॉर्ड किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। देश के कई राज्यों में हो रही लगातार बारिश अब महज मौसम नहीं रही, अब ये एक आपदा है। गांव हो या शहर, पहाड़ हो या मैदान, हर जगह हालात चिंताजनक है। सड़कें समंदर बन गई है, रेलवे ट्रैक नदी बन चुकी है और घरों में घुसा पानी इंसानी जिंदगी की जड़ों को हिला रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, अगले 72 घंटे बेहद संवेदनशील है। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी है। ये सिर्फ एक मौसम नहीं, एक मानव त्रासदी है, जहां हर बूंद, हर गड्ढा, हर गिरा हुआ पेड़ किसी न किसी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। बारिश जीवन है, लेकिन जब तैयार ना हो तो वही जीवन संकट बन जाती है। ये दृश्य नए नहीं, पर सवाल वही पुराना है। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी कैंप तबाह किए। 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया। अब ऑपरेशन महादेव से पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को ढेर किया गया है। ये ऑपरेशन महादेव सिर्फ 3 आतंकियों की मौत नहीं, बल्कि उस जंग की शुरुआत है जो हमारे देश की मिट्टी से आतंक और दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए लड़ी जा रही है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की शांत वादियों में जहां सैलानी हर साल सुकून तलाशते हैं, वहां उस दिन सिर्फ चीखें थी। बेस्टर्न घाटी में 26 निर्दोष लोग मार दिए गए। ना कोई चेतावनी, ना कोई दया। आतंकियों ने धर्म पूछा और जिनके उत्तर उन्हें मंजूर नहीं थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। गोलियों की बौछार में भारत की आत्मा छलनी कर दी गई। ये हमला महज एक आतंकी हमला नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था। जिस संगठन ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली वो था TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक नाम जो लश्कर तैयबा जैसे संगठनों की छाया में पलता है। उनके इरादे साफ थे कि भारत को डराना है, बांटना है और झुकाना है, लेकिन वो भूल गए कि भारत झुकता नहीं है, जवाब देता है और प्रहार भी करता है। जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाता है। 7 मई 2025 सिर्फ 15 दिन बाद भारत ने पहला जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। रात के अंधेरे में उड़ते भारतीय फाइटर जेट्स ने सीमा पार पाकिस्तान और पीओके में छिपे 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जहां से आदेश दिए गए थे वो अब राख में पड़े थे। भारत ने संदेश दे दिया था कि अब खून का हिसाब लिया जाएगा, और वो भी दुश्मन की जमीन पर। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था।
पहलगाम के हत्यारे जो जिंदा थे। इस बार भारत को जमीन पर एक एक को खोजकर खत्म करना था। भारत ने जवाब देने का संकल्प लिया और जब संकल्प शिव का हो तो संहार निश्चित है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर शुरू किया एक संयुक्त अभियान जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये न्याय था और ये न्याय उसी जमीन पर था जहां महादेव की चोटी खड़ी है और जहां से न्याय के लिए तीसरा नेत्र खुलता है। ऑपरेशन महादेव एक दिन का ऑपरेशन नहीं है, ये 96 दिन की बारीक निगरानी, खुफिया जानकारी और बेहद सटीक योजना का परिणाम है। सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशल फोर्स पैरा यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ सभी एक ही मिशन में लगे थे। दाचीगाम से लेकर हरवान तक के जंगलों में आतंकियों को तलाशने का अभियान, सैटेलाइट इमेजरी से लेकर स्थानीय मुखबिरों तक हर एक सूत्र पर काम हुआ और आखिरकार 26 जुलाई को एक कम्युनिकेशन डिवाइस एक्टिव हुई, एक सिग्नल जो हमें उनकी मौजूदगी का पता देता था। ऑर्डर आया, टारगेट लॉक्ड। लेडवास फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन महादेव सक्रिय हुआ और फिर आई 28 जुलाई की सुबह। सावन के तीसरे सोमवार का दिन भक्त शिव के दर्शन को मंदिरों में जुटे थे और उधर भारतीय सैनिक महादेव की चोटी के नीचे आतंक के खिलाफ तीसरा नेत्र खोलने जा रहे थे। सुबह 11:30 बजे लेडवास के जंगलों में एक। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।